मगरबी बंगाल हुकूमत में वजीर पार्थ चटर्जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएससी तकरूरी बदनामी मामले में एजेंसी ने 26 घंटों की तवील पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को उनके कोलकाता में वाक़ रिहायशगाह से गिरफ्तार किया। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। पार्थ के पर्सनल सेक्रेटरी को भी गिरफ्तार किया गया। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। एजेंसी ने छापे के दौरान अर्पिता के ठिकाने से 20 करोड़ रुपए और 20 मोबाइल फोन भी जब्त किए थे। ख्याल है कि जब पार्थ चटर्जी मगरबी बंगाल के वजीर तालीम थे तब असातिज़ा की तकरूरी मामले में मुबैना बदउनवानी हुई थी। मगरबी बंगाल में एसएससी दाखिला इम्तिहान में हुई धांधली की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। ईडी की टीम रियासत में कई मकामात पर छापे मार रही है। मुसलसल जांच का सिलसिला जारी है। ईडी ने 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। रियासत के साबिक वजीर तालीम पार्थ चटर्जी की रिहायशगाह पर ईडी जुमे को भी तफ्तीश करने पहुंची। मगरबी बंगाल के वजीर ममलिकत बराए तालीम की बेटी भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने तलबा के लिए स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए दिल्ली में 50 मराकज कायम किए जाएंगे और 1 साल में 1 लाख तलबा को ट्रेनिंग दी जाएगी। बाद में इसे वसअत दी जाएगी। 18 से 35 साल की उम्र के उम्मीदवार 950 की सिक्योरिटी रकम जमा करके दाखिला ले सकते हैं। पीछे साल के बच्चों का उतना अच्छी कंडीशन में नहीं है, पर इनके बुक्स बहुत अच्छे कंडीशन में रहेगा। हाथ अंग्रेजी में तंग होता है, अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते और इस वजह से कई बच्चे ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। नौकरी मिलने में उनको दिक्कत होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर होती हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को अब शानदार शिक्षा मिलने लगी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी हाल में दूसरे बच्चों से जो जिनके पास सुविधाएं हैं उन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर हों। तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनको उनकी अंग्रेज़ी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेज़ी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने न्यूज़ 18 से खास बात में कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी के लिए दिए गए हुक्म का हम खैर मकदम करते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि हम लोग इसका काफ़ी अरसे से मुतालबा कर रहे थे और एलजी साहब ने हमारा मुतालबा मान लिया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह केजरीवाल हुकूमत शराब के नए लाइसेंस बांट रही थी, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को शराबी बनाने की जिम्मेदारी ले ली है। दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पर जांच बैठा दी है। इसी पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, जिस तरीके से दिल्ली के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पर सीबीआई जांच बैठा दी है और बहुत सियासत भी देखने के लिए मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस देश की अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार की श्रेणी में आ खड़ी हुई है। कानून को, रूल्स को, नियम को ताक पे रखते हैं और ऐसा लगता है जैसे इनको किसी भी कानून का भय नहीं है और ये सरेआम कहते हैं हमको जेल जाने से डर नहीं है। मतलब अब जेल जाने से डर नहीं है तो जनता का पैसा लूटेंगे। कहां तो वादा किया था कि नशा मुक्ति का, कहां गली गली शराब की दुकान खुलवाना, स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, किसी भी धर्म के देवालय के सामने तो शराब की दुकान नहीं हो सकती, फिर भी उनको खोलना है। और जब इस
न्यू एक्साइज पॉलिसी की हम लोगों ने जैसे ही छानबीन की तो आपको आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, काफ़ी स्टडी करने के बाद न्यूज़ 18 से शेयर कर रहा हूं कि कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपए का इन लोगों ने न्यू एक्साइज पॉलिसी में घोटाला किया है सीधे, और इसी पैसे से ये पंजाब का चुनाव लड़े हैं। इनका इंटरेस्ट इस समय दिल्ली की गलियों की व्यवस्था ठीक हो, दिल्ली के जल जमाव को ख़त्म किया जाए, दिल्ली को साफ पानी मिले, दिल्ली के लोगों को सही मायने में राहत मिले, इसकी चिंता नहीं है। इनको चिंता है दिल्ली से लूटो, पंजाब में चुनाव लड़ो, उत्तराखंड में चुनाव लड़ो, गोवा में चुनाव लड़ो, ये तमाम ऐसे गुजरात में चुनाव लड़ो, इसकी तैयारी में जा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आई एम वेरी हैप्पी कि इनके खिलाफ ये न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेके सीबीआई की जांच रिकमेंड हुई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो। सर, जो खबर आ रही है अधिकारियों के द्वारा 32 जोन में 849 नए लाइसेंस जारी किए गए और जानबूझकर टेंडर में खामियां रखी गई ताकि ये जो लाइसेंस है वो चल सके। जगह जगह पर मतलब शराब के ठेके, छोटे छोटे बच्चे हैं, ड्राई डे को कम कर दिया गया, तो क्या असर पड़ेगा आने वाले युवाओं पर? देखिए, इनकी पूरी एक्साइज पॉलिसी देखेंगे नई वाली, तो ऐसा लगेगा कि ये लोगों को शराबी ही बनाना चाहते हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि सीबीआई की जांच तो होने दीजिए, पहले से आपने कैसे सोच लिया कि कौन दोषी है और कौन नहीं। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। शिवसेना दो धड़े में बटी हुई है। उधर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों को अरकान की हिमायत हासिल साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने को कहा है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने उद्धव और एकनाथ शिंदे को 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों लोकसभा स्पीकर ने राहुल शिवाले को ऐवान का लीडर मुकर्रर किया था, जो कि शिंदे ग्रुप की एक और बड़ी कामयाबी थी। उत्तर प्रदेश में मऊ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उन्नाव के बांगर मऊ से रुकन असेंबली की कार हादसे का शिकार हो गई। रुकन असेंबली श्रीकांत कटियार की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे, सभी बाल बच गए। ये लोग रियासती वजीर दयाशंकर के वालिद की 13वीं में शामिल होने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के बांदा से खबर है कि जहां बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों का बांदा अस्पताल में इलाज जारी है। इंतजामिया ने मुआवजा देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रक ने कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। दीगर की हालत नाजुक बताई जाती है। कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर जा रहे थे कि कोतवाली सादाबाद में यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। चढ़ा के चला गया है, हम लोग खाना खा रहे थे पीछे ढाबा पे, हमको पता नहीं कौन था। कितने लोग हैं जिनके एक्सीडेंट हुआ है? जी 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। मैंने सही नहीं देखा, उसमें एक मेरे ताऊ भी थे, भैया भी थे, चाचा भी थे। कहाँ जा रहे थे ये कांवड़ लेके? ग्वालियर जा रहे थे। ये ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे। यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है तो 7 कांवड़िए चल रहे थे, वो घायल थे, उनको चोट लगी। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है। और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, विधिक कार्रवाइयाँ हैं, वो सब की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 3 बच्चों समेत एक खातून की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 15 अफराद जख्मी हैं। बताया जाता है कि एक ऑटो में 18 अफराद सवार होकर अपने रिश्तेदार के पास शादी की तकरीब के लिए जा रहे थे।
कठुआ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। 7 शदीद जख्मी अफराद को जम्मू मुंतकिल किया गया है। ये लोग जा रहे थे, 18 लोग ये एक गाड़ी में थे और उसमें से 18 लोगों में से 4 लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में देवर ब्रॉट डेड, उसमें 3 बच्चे और एक लेडी थी और उसमें से 7 लोग जो थे वो क्रिटिकली इंजर्ड थे, उनको रेफ़र कर दिया गया है जीएमसी में और 7 लोग यहाँ पे हैं जो कि मैंने अभी खुद देखा स्टेबल हैं। तो इसमें जो भी सभी को ये डायरेक्शन यहाँ पे दी गई है हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को भी और जीएमसी में भी हमारी बात हो गई है, तो जो भी इनके लिए जो भी असिस्टेंस होगी, जो कुछ भी हमारी तरफ से पॉसिबल होगा वो सारा हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आया था तो उससे हमें पता चला इमीडिएटली और साथ में यहाँ हॉस्पिटल में जब इनको रिपोर्ट किया है तो उससे इंफॉर्मेशन हमारे पास मिली है। तो इमीडिएटली जो हमारे यहाँ पे हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने इमीडिएटली उनको अटेंड किया और बहुत टाइमली जो क्रिटिकली इंजर्ड थे उनको इमीडिएटली रेफ़र कर दिया गया जीएमसी में और वहाँ पे भी बात कर ली ताकि उनको इमीडिएटली अटेंड भी कर लिया जाए। और यहाँ पे भी जैसा आप खुद भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी पूरी जो ट्रीटमेंट है वो दी जा रही है और वो स्टेबल हैं। ममनुआ तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर पर एनआईए ने इनाम का ऐलान किया है। एजेंसी निज्जर को गिरफ्तार कराने में मदद करने और उसका पता बताने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देगी। निज्जर का पता बताने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। निज्जर पर टारगेट किलिंग और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के संगीन इल्जामात हैं। उदयपुर कत्ल केस में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम ने मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया है। जावेद पर कन्हैया लाल की रेकी करने का इल्जाम है। इस मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मोहम्मद जावेद की उम्र 19 साल बताई जा रही है। साजिश रचने के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है। जावेद उदयपुर के अमलकाठा का रहने वाला है। प्रतापगढ़ में बंदूक से मछली के शिकार का वीडियो वायरल हो रहा है। नदी में मछली पर निशाना लगाने ते कुछ नौजवान दिखे। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वीडियो याहियापुर का बताया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। বলা হচ্ছে প্রতিহিংসা। কেউ বলছেন যে সিবিআই যারা করছিল ইডি কেন এসেছে, কেউ বলছেন যে যদি আমাদের নেতাদের কোনো ক্ষতি হয় আমরা সিবিআইকে ইডিকে দেখে নেব, ধমকি দেওয়া হয়েছে কাল পর্যন্ত। আর এখনও মহামন্ত্রী পার্টির এবং মন্ত্রী যখন অ্যারেস্ট হয়েছেন, আমি জানি না কী বলবেন, তারা বলছেন ওই মহিলার সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই, ওই টাকার সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই, কাল হয়তো বলবেন পার্থবাবুর সঙ্গেও পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই। হাজার হাজার যুবক যুবতী পশ্চিমবাংলা যাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দিয়ে বাংলাকে দুর্নীতির পাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে যারা রাজনীতি করছিলেন এবং চোখ দেখাচ্ছিলেন আমাদেরকে, এই সমস্ত তথ্য তাদের কাছ থেকে এসেছে। আমি জানি না পার্টি কি বলবে। পশ্চিমবাংলার মানুষ হতাশায় ভুগছিলেন, হীনমন্যতায় ভুগছিলেন। যে বাঙালি একদিন মাথা উঁচু করে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে, সেই বাঙালিকে আজকে চোর বলা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার পুরো সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি, মন্ত্রী, নেতা, এমএলএ, এমপি সবাই দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের তদন্তের হাতে আছেন। এই অবস্থার থেকে মানুষ মুক্তি চাইছে। আমি আশা করব এই যে তদন্ত শুরু হয়েছে একটা শেষ পর্যন্ত যাবে। টিএমসির সমস্ত নেতারা যারা শত শত কোটি টাকা কামিয়েছেন, বেশিরভাগ নেতা মন্ত্রী এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। যথাসময়ে সে তথ্য আসবে। এটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র এসেছে, সেই জন্য আমরা আশা করি। तो पार्था चैटर्जी की गिरफ्तारी पर बीजेपी मगरबी बंगाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तनकीद करते हुए सरकार पर और पार्था पर। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रयागराज में स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। आजम खान ने इस मामले में हुकूमत को निशाना बनाया। आजम खान ने कहा कि नमाज पर पाबंदी नहीं है, बल्कि नमाज कहां पढ़ी जाए ये बहस का मौजू है। रानी
सर नमाज को लेकर बड़ा आवाज़ें उठ रही हैं और विरोध जताए जा रहे हैं। नमाज को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं और विरोध जताए जा रहे हैं। अभी प्रयागराज में, इलाहाबाद में भी यही केस सामने आया है। क्या नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं? सर नमाज पर पाबंदी उठाई जा रही है और विवाद नमाज खड़ी की पे जा रही कहीं है। पाबंदी नहीं। नमाज कहाँ पढ़ी जाए ये बहस का मामला है और ये मुनसर करता है कि राजा का दिल कितना बड़ा या कितना छोटा है। झारखंड में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सीजीआई एनवी रमना ने सोशल मीडिया पर जजों पर हमलों और उन्हें ट्रोल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बाज़ तबके में अच्छे और बुरे में तमीज़ करने की सलाहियत नहीं है। उनका कहना है कि एजेंडे पर मबनी कवरेज जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। सीजीआई के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जवाबदेही सिफर है, जबकि प्रिंट मीडिया अब भी जवाबदेह है। Given the current situation is that we are simply not equipped to handle the rising challenges of the future. If the judiciary suffers, our democracy suffers. This is a serious issue. Doing justice is not an easy responsibility. It is becoming increasingly challenging with each passing day. At times, there were also concerted efforts in media, particularly on the social media against judges. Another aspect which affects the fair functioning and independence of the judiciary is the rising number of media trials. New media tools have enormous amplifying ability, but appears to be incapable of distinguishing between the right and the wrong, the good and the bad, and the real and the fake. Media trials cannot be a guiding factor in deciding cases. Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased reviews being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. Print media still has certain degree of accountability, whereas electronic media has zero accountability, as what it shows vanishes in the thin air. Still worse in social media. Owing to the frequent transgressions and consequential social unrest, there is growing demand for stricter media regulations and accountability. In fact, looking at recent trends, it is best for the media to self-regulate and measure their words. I urge upon the media, particularly the electronic and social media, to behave responsibly. You are as important as stakeholders as we are. Please use the power of your voice to educate the people and to energize the nation in our collective endeavor to build a progressive, prosperous and peaceful India. केशव देव के आजम खान से मुलाकात के बाद सियासत गर्म है। केशव देव ने कहा कि अखिलेश यादव बच्चे हैं, जबकि आजम खान जौहरी हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी से इत्तेहाद करने और ख़त्म करने को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम आजम खान के साथ कोर्ट भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए और साथ में खाना भी खाया। केशव देव ने कहा कि सियासत में इम्कानात ख़त्म नहीं होते। सपा नेता आजम खान और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य की मुलाकात सुर्खियों में बनी हुई है। इस मुलाकात में क्या खास रहा, क्या बात हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कल रामपुर में आपकी मुलाकात आजम खान से हुई, क्या खास रहा मुलाकात में, क्या बात हुई? ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय आजम साहब ने मुझे समय दिया था और मैं कल उनके आवास पर गया, उनके साथ कोर्ट में भी गया, उनकी पेशी थी और फिर मैं जौहर यूनिवर्सिटी भी गया, वहाँ उनके साथ बैठा। काफ़ी समय उन्होंने मेरे साथ मुझे दिया और समाजवादी पार्टी गठबंधन में क्या हुआ था, चूँकि उनके गैर मौजूदगी में गठबंधन हुआ था,
तो क्या क्या हुआ था वो जानना चाहते थे। मैंने सब डिटेल बताया और क्यों मैंने गठबंधन तोड़ा वो भी बताया। किस प्रकार फॉर्च्यूनर मुझसे ली गई वो भी उन्होंने जानना चाहा, तो मैंने वो भी बताया। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से गलती हुई और ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा मैं सब चीज़ें ठीक करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ। मैंने कहा कि देखिए, मैं समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी से दुखी होकर, मैंने उन्हें भगवान माना, मैंने उन्हें चुनाव में कहीं भी दबाव बना के एक सीट भी और कोई चीज़ बढ़ानी नहीं चाहिए कि उन्हें किसी चीज़ से परेशानी है। उन्होंने जो सीट अच्छी बुरी दी, मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव हारने की भी चिंता नहीं की। मेरे पास फाइनेंशियली मैं वीक था, मुझे 8 सीट देने की बात कही थी। अगर दिया गया होता 6 सीट पे मैं भी प्रत्याशी लड़ा था और उनसे कहता कि मेरी भी परिवार की दोनों सीट लड़ा। लेकिन अगर मुझे पता होता कि 2 ही सीट मिलेगी तो मैं एक ही परिवार को लड़ाता, एक किसी दूसरे को लड़ाता, कार्यकर्ता को लड़ाता। लेकिन जब मैं लड़ा लिया तब मुझे पता लगा कि ना तो मेरे पास लड़ने के पैसे हैं और ना संसाधन है और ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस तरह की मदद कर रहे हैं जिस तरह से मदद होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से आप कल आजम खान से मुलाकात, उन्होंने कहा कि मैं आपकी मुलाकात अखिलेश यादव से कराता हूं, तो क्या सर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और महान दल एक बार फिर से गठबंधन कर रहे हैं? देखिए, संभावनाएं कहीं ख़त्म नहीं होती और ना कोई मेरी कोई दोस्ती है और ना मेरी किसी से परमानेंट दुश्मनी है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में समाजवादी पार्टी से बेहतर राजनीति कोई कर नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश जी को इन चीज़ों को मैनेज करने आता नहीं। जैसे किसी बच्चे को आप हीरा दे दो तो उसे कंचा समझ लेता है, उसे कंचा खेलता है। लेकिन उसे अगर उसी हीरे को जौहरी को दे दो तो वो उसे तराश कर अंगूठी बनाता है और महंगी बेचता है। तो जौहरी नहीं है अखिलेश, जौहरी हैं आजम साहब। उन्हें पता है कि किन किन लोगों को जोड़ कर सरकार बनाई जा सकती है। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, जिनका साफ कहना है कि राजनीति में संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आजम खान से मुलाकात हुई, गठबंधन को लेकर चर्चा हुई, उस समय आजम खान जेल में थे, उन्हें कुछ नहीं पता था, सारी बात विस्तार से बताई गई और उन्होंने कहा कि इस मामले में वह अखिलेश से भी बात करेंगे। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।